हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टोरी हब हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली नई रोचक कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ललित और माला यही सोचकर इस बड़े शहर में आए थे कि उन्हें यहाँ कोई नहीं पहचानता। इन बड़े बड़े शहरों की बड़ी बड़ी इमारतों में एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं जानता। उनके लिए अच्छा ही तो है, कोई यह जानने की कोशिश नहीं करेगा कि वह कहाँ से आए हैं। पर चाहने और सोचने में हमेशा बहुत फर्क होता है। दुनिया सचमुच गोल है। उस दिन बाजार में अचानक बगल वाले विवेक अंकल से मुलाकात हो गई थी। ऑफिस के काम से इस शहर में आए थे। अच्छे पड़ोसी थे वे, एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा खड़े होने वाले। उन्होंने ही यह दुखद खबर दी थी कि बाबूजी नहीं रहे। माला को विश्वास नहीं हो रहा था। बाबूजी उससे बिना मिले, बिना कुछ कहे, बिना कोसे इस दुनिया से कैसे जा सकते थे। पर उसने भी तो उन्हें इस बात का मौका ही कहाँ दिया था। वह तो चली आई थी ललित के साथ अपनी नई दुनिया बसाने के लिए। जानती थी बाबूजी इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, पर ललित का प्रेम उसके सिर चढ़कर बोल रहा था। बचपन में सुई लगवाने पर घंटों रोने वाली माला इतनी कठोर हो सकती है, उसने खुद भी न सोचा था। माँ के जाने के बाद बाबूजी ने ही तो उसे और उसके भाई बहन को माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। सबने कितना कहा था, अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी, दूसरी शादी कर लो। पर बाबूजी ने माला के सिर पर हाथ रख कर कहा था, मैं अपने बच्चों के लिए सौतेली माँ नहीं लाना चाहता। अब ये ही मेरी दुनिया है, मैं इन्हें देखकर ही जी लूंगा। जिन बाबूजी ने बच्चों का मुंह देखकर अपनी जिंदगी उन पर कुर्बान कर दी, उसने उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। माला उनकी सबसे बड़ी संतान थी। नाजों से पाला था बाबूजी ने। बचपन में खाना खाते वक्त वह कितना तंग करती थी, बाबूजी माँ कहाँ चली गई, तेरी माँ तारा बन के आसमान में रह रही है और तूने खाना नहीं खाया न तो वह कभी लौट कर नहीं आएगी। और वह डर के मारे फटाफट सारा खाना खत्म कर देती। वे जानते थे माँ अब कभी लौट कर नहीं आएगी, लेकिन बाबूजी ने माँ की कमी कभी नहीं होने दी। माला ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था कि एक नजर में उसे ललित से प्यार हो गया था। रात दिन उसी के सपनों में खोई रहती। उसने बाबूजी के प्रेम और त्याग को पल भर में भुला दिया। ललित दूसरी जाति का लड़का था, जानती थी कि बाबूजी उसे कभी भी शादी करने की अनुमति नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, भाग जाना। उस दिन से लेकर आज तक वह भाग ही तो रही थी। बाबूजी की मरने के खबर से माला बेचैन सी हो गई, जैसे उसकी कोई बहुत कीमती चीज गुम हो गई थी। ललित ने कहा, तुम परेशान ना हो, हम घर चलते हैं। गेट खुलने की आवाज को सुनकर माला की छोटी बहन रागिनी दरवाजे तक आ गई। माला को देखकर वह ठिठक गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दीदी, तुम यहाँ क्या करने आए हो? अब तो बाबूजी भी नहीं रहे। मुझे पता है बाबूजी अब शब्द उसके गले में अटक कर रह गए। माला बोली, सारी बातें यही कर लोगी रागिनी, अंदर नहीं बुलाओगी। अपने ही घर में अंदर आने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। माला ने कभी सोचा नहीं था। रागिनी दरवाजे के सामने से हट गई। माला की आंखें तेजी से कुछ ढूंढ रही थी। अमित नहीं दिख रहा है। रागिनी बोली, कॉलेज गया है। हाफ पैंट पहनकर दिन भर इधर से उधर डोलने वाला अमित, बात बात पर रागिनी से लड़ने वाला अमित इतना बड़ा हो गया। माला ने गहरी सांस ली। अच्छा ही था, भाई छोटा हो या बड़ा, भाई तो भाई ही होता है। पर पता नहीं उसे देखकर वह कैसे व्यवहार करता। माला जब घर से भागी थी तब वह बहुत छोटा था। तब उसे यह बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन वक्त के साथ लोगों ने उसकी बहन की कृत्यों से परिचित करा दिया था। बड़ी बहन के लिए नफरत दिलो दिमाग पर बस चुकी थी। चिलचिलाती धूप में चलकर आने से उसका गला सूख रहा था। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। पंखे की आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं आ रही थी। माला को बैठे बैठे काफी देर हो चुकी थी। माला बोली, क्या एक गिलास पानी मिलेगा? अपने ही घर में पानी के लिए भी आग्रह करना पड़ा था। रागिनी रसोई से पानी ले आई। माला अपने ही घर में मेहमानों की तरह बैठी थी और अपने ही घर में पानी के लिए भी आग्रह करना पड़ा था। पंखे की तेज हवा से पर्दे उड़ रहे थे।
माला का बहुत मन हो रहा था कि पर्दे के पीछे की वह दुनिया एक बार झांक ले उस बचपन को जो इस घर के आंगन में बिताया था, झांक ले उस कमरे को जहां बाबूजी की गोदी में लेटकर वह घंटों उनसे बातें करती थी, छू ले उस कुर्सी को जिस पर बैठकर बाबूजी घंटों अखबार पढ़ते थे, छू ले उस तकिए को जिस पर लेटकर न जाने कितनी ही रातें बाबूजी माँ को याद कर अपनी आंखें और तकिया भिगो लिया करते थे। कितनी सारी यादें जुड़ी हुई थी इस घर से, पर वे यादें हाथ छुड़ाकर न जाने किस बियाबान जंगल में छिप गए थे। वह चाहती तो बहुत थी पर जाने की हिम्मत नहीं हुई। बाबूजी की तस्वीर बैठक में लगी थी, उस तस्वीर की ओर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह जानती थी कि पिता के चेहरे पर फैली नाराजगी की तहरीर को पढ़ना इतना आसान न होगा, पर ऐसी नाराजगी होगी कभी सोचा भी न था। अपनी लाडली की जीते जी शक्ल भी न देखी बाबूजी ने। बाबूजी की आंखें तस्वीर से झांक रही थी। कितना सोचकर आई थी कि जब भी मिलेगी जी भर कर देखेगी, पर उन्होंने तो वह मौका भी न दिया। लकड़ी के फ्रेम में वे मुस्कुरा रहे थे। इन 5 सालों में अचानक से कितने बूढ़े लगने लगे थे वे। ऐसा लगा मानो वे कह रहे हो, यहाँ क्या करने आई है तू, जा, तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। और फिर उनके खांसने की आवाज कमरे में भर गई, जैसा हमेशा होता था। बाबूजी को जब बहुत गुस्से में होते तब उन्हें खांसी आने लगती। क्या आज भी ऐसा ही होता? माला ने रागिनी से पूछा, कैसी है तू? ठीक हूँ, रागिनी ने बड़ा रूखा जवाब दिया। और अमित कैसा है? वह भी ठीक है। तेरी शादी नहीं हुई? शादी? रागिनी ने उसे ऊपर से नीचे तक कुछ ऐसी निगाहों से देखा मानो वह उसे खड़े खड़े भस्म कर देगी। दीदी, तुमने अपना घर बसाया, इस घर को उजाड़कर, तुमने सपने देखे, इस घर के सपनों को तोड़कर, तुमने अरमानों को जिया, इस घर के अरमानों को कुचलकर। जिस घर की लड़कियां भाग जाती है उस घर की और लड़कियों की शादी नहीं हो पाती। सिर्फ उस घर की ही क्यों, उस मोहल्ले की भी। माला छोटी बहन के आरोपों से तिलमिला उठी। कहना क्या चाहती हो? माला ने छटपटा कर कहा। रागिनी बोली, तुम्हारे जाने के बाद कितना हो हल्ला हुआ, न जाने कितनी बार पुलिस ने हमारे घर के चक्कर लगाए, ललित के घर वालों ने कितना परेशान किया। जीजाजी, ललित तुम्हारे जीजा है। रागिनी, माला ने सख्ती से कहा। रागिनी का चेहरा भावहीन था। रागिनी बोली, जिस रिश्ते को बाबूजी ने स्वीकार नहीं किया वह मेरा कुछ भी नहीं। तुम तो चली गई अपनी दुनिया बसाने पर, बाबूजी को न जाने कितने आरोप झेलने पड़े। बिन माँ की बच्ची थी, कोई देखने वाला नहीं था। क्या कॉलेज में आजकल यही पढ़ाते हैं? तुम्हारे जाने के बाद इस मोहल्ले की जितनी भी लड़कियां थी उनकी जल्दी जल्दी शादी कर दी गई। सभी को डर था कि जब माला इस तरह का कदम उठा सकती है तो उनकी बेटियां भी कुछ भी कर सकती है। रोहिणी दीदी की भी शादी हो गई। माला बोली, रोहिणी, वह तो नकुल से शादी करना चाहती थी, वह तो उसी की बिरादरी का था। विवेक अंकल ने उनकी एक नहीं सुनी। अंकल जी ने पास के ही शहर में उनकी शादी कर दी। दीदी, जो लड़कियां अपने घरों से भाग जाती है वे सिर्फ अकेले नहीं भागती, वे भागती है अपनी माँओं के सुकून और संस्कार को लेकर। वे भागती है अपने पिता के सम्मान और परवरिश को लेकर, अपनी छोटी बहनों और आस पड़ोस की लड़कियों के अनदेखे भविष्य को लेकर। वे भागती है परिवार में उनके प्रति विश्वास और आजादी को लेकर। वे भागती है अपने भाई, परिवार और कुल की इज्जत को लेकर। दीदी, तुम्हें याद है जब भी माँ नानी के घर से लौटती थी तब नानी उनके आंचल में खोएचा भरती थी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती थी, और बदले में माँ भी चुटकी भर चावल अपने आंचल से निकालकर उस घर में बिखेर देती। वे यह चाहती थी कि उनके घर के साथ साथ यह घर भी आबाद रहे, पर तुम इस घर से निकली तो इस परिवार को क्या देकर गई? मरी हुई को माँ को अपमान, पिता को दुनिया के आरोप और हमें लज्जा से झुके सिर। अमित का क्या दोष था? वह तो इन बातों को ठीक से समझता भी नहीं था, पर वक्त ने उसे भी समझा दिया। नन्हे अमित के लिए राखी के धागे गले की फांस बनकर रह गए। मुझे अगर कहीं से आने में देर हो जाती है तो वह छटपटाने लगता है। जानता है वह सबसे छोटा है, पर भाई तो है। मुंह से तो कुछ भी नहीं कहता, पर उसकी आंखें कुछ न कहकर भी बहुत कुछ कह जाती है। दीदी, औरत एक नदी की तरह है, जब तक वो मर्यादा में रहती है तब तक
वह खुशहाली लाती है, पर जब वह मर्यादा को तोड़ती है तब हर जगह तबाही ही तबाही लाती है। घर से निकलते वक्त उसने सोचा था यह घर, गली और मोहल्ला हाथ पसारे उसका स्वागत करेगा, पर आज वह शर्मिंदा थी। माला चुप थी, उसके पास रागिनी की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था। वह जानती थी आज वह कुछ भी कहेगी तो उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। उसने अपने साथ साथ रागिनी और अमित के भविष्य को भी दांव पर लगा दिया था। बाबूजी तो आज मरे थे, पर जीते जी तो वे कब के मर चुके थे। जीते जी वे आरोप और अपमान का जहर पीते रहे। जहर का भी अपना हिसाब किताब होता है। मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए ज्यादा पीना पड़ता है। ललित के साथ भागते हुए सोचा तो यही था कि वे कहीं दूर चले जाए, दूर, इतने दूर जहाँ पर दुनिया का कोई गम न हो। पर आज वह दुनिया के लिए माला नहीं भगोड़ी थी। पर क्या ललित के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा? क्या उसके घर और मोहल्ले वालों ने भी उसे माफ नहीं किया होगा? क्या उसके साथ के हम उम्र लड़कों की भी शादियां कर दी गई होंगी? क्या किसी ने ललित के पापा को भी दुत्कारा होगा कि जब ललित भागकर शादी कर सकता है तब मोहल्ले का कोई भी लड़का ऐसा कदम उठा सकता है? क्या ऐसा भी हो सकता है? तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं हमारी आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।